हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से, क्योंकि इसके पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुका था। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप दो काम जरूर करिए। एक तो वीडियो को कंप्लीट देखना है और दूसरा नोटबुक और पेन अपने साथ जरूर रखना है, क्योंकि जब तक 30-40 क्वेश्चन नहीं हो जाते हैं तब तक थ्योरी आपको नोट करनी पड़ेगी, यानी जो फार्मूले हैं वो सब आपको नोट करने पड़ेंगे। उसके बाद जब फार्मूला याद हो जाएगा तब नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद जो भी सॉल्यूशन बताया जाएगा आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। लिखा हुआ है किसी घनाभ, देखो दो चीजें होती हैं, एक घनाभ होता है एक घन होता है। उसके बारे में अभी फार्मूला बता दे रहे हैं। का कह रहा है कि का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया 194 मीटर स्क्वायर है। यदि इसकी लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर हो तो इसका आयतन। देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे करके आयतन हमसे पूछा है, तो सबसे पहले हम समझते हैं क्यूबॉइड होता क्या है। देखो दो चीजें होती है, एक होता है घन और एक होता है घनाभ। इसको बोलते हैं क्यूब और ये होता है क्यूबॉइड। क्यूब उसे कहते हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी एल बी एच अगर तीनों इक्वल है तो उसको बोलते हैं घन, और अगर एल बी एच तीनों बराबर नहीं है, कोई एक बराबर ना हो दो बराबर ना हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर तीनों बराबर है तो उसको बोलेंगे घन, और अगर तीनों बराबर नहीं है तो उसको बोलते हैं घनाभ, ठीक है। इसका फिगर कैसे बनता है, ये है, ये घन है। और घनाभ क्या है, ये है घनाभ का फिगर। यानी आपने देखा होगा अलमीरा है या बॉक्स है या जिस रूम में आप बैठे हैं वो भी रूम, अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर बराबर है तो उसको बोलते हैं घन, और अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं है तो उसको घनाभ बोलेंगे। तो हो सकता है आपका रूम या तो घन होगा या घनाभ होगा, ठीक है। अब इसमें तीन फार्मूला है, तीन घनाभ में है और तीन घन में फार्मूला है। देखो तीन फार्मूला क्या क्या है, जैसे आप जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं उसमें चार दीवार है ना, एक आपके सामने होगी, एक आपके पीछे होगी, एक राइट साइड में होगी, एक लेफ्ट साइड में होगी। अगर कभी आपसे पूछे चार दीवार का क्षेत्रफल कितना है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना है, तो उसका फार्मूला क्या होता है भैया जी, 2 इंटू एल प्लस बी और इंटू में एच, ठीक है। या तो आप यहां पे लिख दो चार दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक, या फिर आप इसको लिख लो सिर्फ वक्र पृष्ठ। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। या तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल लिख लो या फिर वक्र पृष्ठ लिख लो, ठीक है। इसमें इस एरिया में ना ऊपर का एरिया, ना ऊपर का क्षेत्रफल जोड़ा गया है, ना नीचे का क्षेत्रफल जोड़ा गया है। अगर ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल जोड़ दिया जाएगा तो उसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम इसको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में अगर लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये क्या हो जाएगा फार्मूला, बहुत ही आसान है। यहां पर रहेगा 2 एल बी बी एच एच एल, जहां पर एल क्या है लंबाई है, बी क्या है चौड़ाई है यानी ब्रेथ, और एच क्या है ऊंचाई। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो लिख लो लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ठीक है। आप ऐसे लिख लो। अगर आपको याद करना है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे एक सर्कल बना लो, एक वृत्त बना लो और इस पे तीर लगा दो, यहां एल लिख दो, यहां बी लिख दो, यहां एच लिख दो। देखो आराम से देखो, पहले एल को बी से मिलाओ तो एल बी हो गया, देखो लिखा हुआ है एल बी। बी को एच से मिलाओ तो बी एच हो गया, देखो लिखा हुआ बी एच। फिर एच को एल से मिलाओ तो एच एल हो गया। आप ऐसे कर सकते हैं, आपको याद करना है चाहे जैसे याद करिए, ठीक है। वक्र पृष्ठ का मतलब यह हुआ सिर्फ चार दीवार आई है, सिर्फ चार दीवार आई है ऊपर और नीचे को छोड़ करके। अगर ऊपर और नीचे मिला दिया जाता है तो ये क्षेत्रफल सही है। अब आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम में कुछ जगह है ना। अगर कोई पूछे आपके रूम में कितनी जगह है, कितना स्पेस है, तो उसके लिए हम आयतन का फार्मूला लगाते हैं। किसी भी चीज के अंदर कितनी जगह होती है उसके लिए आयतन का फार्मूला लगता है। तो घनाभ का आयतन
आयतन बराबर होता है एल बी एच, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये था घनाभ का, लेकिन घन वाले में सर जी, घन वाले में भी वक्र पृष्ठ होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा और आयतन होगा। तो इसमें अगर वक्र पृष्ठ देखा जाए, वक्र पृष्ठ, तो इसका फार्मूला होता है 4a², जहां पर 4 वो तो नंबर है, ए भुजा है, भुजा। ठीक है, अब अगर इसमें देखा जाए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो बराबर होगा, देखो 4 दीवार का तो 4 है स्क्वायर, ऊपर और नीचे को मिला तो कितना हो गया 6, तो 6 है स्क्वायर, काम खत्म। इसमें आयतन का फार्मूला क्या होता है भैया जी, इसमें आयतन बराबर होता है a³, यानी ए गुणे ए गुणे ए, यानी भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। ठीक है, तो ये सारे फार्मूले हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। समझ करके याद करिएगा कि हाँ 4 दीवार का क्षेत्रफल है, ये ऊपर और नीचे को मिलाने पर क्षेत्रफल है, उसमें कितनी जगह है। ये अभी आपसे पूछ ले कि आप एक रूम बनवा रहे हैं, उसमें 4 दीवार पर पेंट करवाना है, तो पेंट का खर्चा कितना आएगा, तो कैसे निकालेंगे, तो यही तो है, 4 दीवार का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे ना, तो ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, अगर इंग्लिश में देखा जाए तो वक्र पृष्ठ को कहते हैं कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को कहते हैं टीएसए, यानी टोटल सरफेस एरिया। आयतन को कहते हैं वॉल्यूम। वक्र पृष्ठ बता दिए हैं, कर्व सरफेस एरिया, या इसी को लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया को लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया, आयतन वॉल्यूम। ठीक है, अब चलो देखो लिखा हुआ है किसी घनाभ, यानी इसके बारे में बात हो रही है, का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 194 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, याद रखिएगा जब भी क्षेत्रफल आता है तो हमेशा यूनिट जो भी रहेगी, चाहे सेंटीमीटर चाहे मीटर चाहे किलोमीटर, उसका वर्ग लगाते हैं, यानी घात 2 लगाते हैं। कुछ भी रहेगा, किलोमीटर, गधा, घोड़ा, उसकी घात 2 लगाएंगे अगर कभी भी क्षेत्रफल पूछा जाए तो। और अगर आयतन पूछा जाएगा तो हमेशा घात 3 लगाते हैं। ठीक है, देखो यहां आयतन घात 3 है। अब चलो देखो, कह रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान है 194, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लिखते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मान है 194। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये घनाभ की बात हो रही है, तो इसमें देखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला इतना है, ला करके यहां पटकते हैं 2 × LB + BH + HL, और बराबर में है इसका मान 194। यहां तक सही है। ये 2 गुणे में है, सबके गुणे में है ना, तो अगर हम इसको भेजें इधर तो इधर भाग में हो जाएगा। अब देखो आगे चलो, अभी भेज देंगे, पहले यहां पर जो बच रहा है उसको देखते हैं। यहां L है यानी लंबाई है, यानी लेंथ है। इसमें यदि इसकी लंबाई 8 मीटर, यानी L का मान 8 है, L का मान 8 है, और चौड़ाई यानी ब्रेथ 6 है। ठीक है, तो रखते हैं L का मान 8 है और इसका मान 6 है, B 6 है, और H कहीं बोला है, नहीं बोला है। इसका मतलब H का मान पहले निकालो, तभी तो आयतन निकलेगा भैया, क्योंकि आयतन का फार्मूला होता है आयतन बराबर LBH। L का मान तो 8 है, B का मान तो 6 है, H का मान कहां से, तो H का मान यहां से निकालो, तब ले जाके यहां पटको। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। B 6 है, H नहीं पता है, प्लस H नहीं पता है, L का मान 8 है, और यहां बराबर में 194/2, ये 2 नीचे चला गया। सही है, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो 2 से गुणा कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पर 6H है, 8H है, अरे 6 का H में गुणा करेंगे तो 6H आएगा, और इसका 8, तो यहां 6H है, यहां 8 है, तो कुल मिलाकर के 14H हो गया। हम लिखते हैं यहां पर 14H, प्लस में ये कितना है 48, बराबर में कितना बच रहा है, 2 एकम 2, 2 9 18, 1 हासिल, 2 7 14, यानी 97 बचा हुआ है। इस गधावा को इधर भेज दो, तो 14H बराबर में 97 माइनस में 48, 14H बराबर में 97 में से 48 निकालेंगे तो आएगा 49। 14 को भेजो इधर,
तो h बराबर 49/14, 7 से कट रहा है, 7 सते 49, 7 दूनी 14, यानी h का मान आ गया है 7/2। इसी को तो हम ढूंढ रहे थे क्योंकि हमारा खेल बिगड़ रहा था। l का मान पता था, b का मान पता था, h का मान नहीं पता था। अब h का भी मिल गया है, यहां रखेंगे, सबका आंसर आ गया। ठीक है, चलो l का मान 8 है, b का मान 6 है और h का मान 7/2 है। ये नीचे है, ये ऊपर है, तो काट दो। हमारे पास बचा है 8 गुणे 3 गुणे 7, गुणा करो 8 त्रिक 24, 24 सते 168, या फिर इधर से कर लो 7 त्रिक 21, 21 अठे 168। भैया कैसे भी करो, आंसर कितना आएगा 168। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा वाला। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, ये फार्मूले है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। लिखा हुआ है किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये समलंब का मतलब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 105 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका शीर्ष लंब 7 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी से 6 सेंटीमीटर अधिक लंबी हो तो लंबी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में है। ये कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। तो चतुर्भुज जो होते हैं यानी 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। उसके 6 प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम सबका फिगर बना देते हैं। जैसे पहला, ऐसा कोई नंबर नहीं है लेकिन हम फिर भी, इसका नाम तो आप जानते ही होंगे, रेक्टेंगल यानी आयत, रेक्टेंगल। दूसरा क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसको स्क्वायर कहते हैं यानी वर्ग कहते हैं। तीसरा, जिसको आप समांतर चतुर्भुज कहते हो या फिर आप ऐसे ही इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। इंग्लिश में कहते हैं पैरेललोग्राम, इसी से समझ जाइएगा, है ना। चौथे नंबर पे या ऐसे ही कुछ, नंबर तो है नहीं कुछ, इसमें चारों भुजा बराबर है। ठीक है, इसको बोलते हैं समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। इसको बोलते हैं रोम्बस। 5वें नंबर पे है ट्रेपीजियम, जिसको समलंब चतुर्भुज कहा जाता है, समलंब चतुर्भुज, ट्रेपीजियम। 6ठे नंबर पे आता है पतंग यानी काइट। अब सबका क्षेत्रफल का फार्मूला देख लेते हैं क्योंकि इसमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आया है, तो सबका क्षेत्रफल का फार्मूला देखो। आयत का क्षेत्रफल पूरा नहीं लिख रहे हैं, आयत का क्षेत्रफल डायरेक्ट क्षेत्रफल लिख दे रहे हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी एल गुणे बी, एल बी जिसको कहते हैं। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वो तो भुजा गुणे भुजा होता है, भुजा गुणे भुजा यानी भुजा का वर्ग, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। लो, हो गया। ये समांतर चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, जिसको हम लोग बी गुणे एच या बी एच लिख सकते हैं। समचतुर्भुज, इसका क्या होता है, इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 और गुणे में है विकर्णों का गुणनफल, यानी 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स का मतलब विकर्ण। ठीक है, D1 इंटू D2। चलो आगे, समलंब चतुर्भुज का सर जी, तो इसका क्षेत्रफल होता है फार्मूला 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड यानी समांतर भुजाओं का योगफल, समांतर भुजाओं का योगफल, गुणे में है h यानी ऊंचाई। ठीक है, h हम लिख दे रहे हैं। चलो सही है। काइट का कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं होता है, इसमें हम
त्रिभुज बना करके इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ये सारे फार्मूले हैं, नोट कर लो, उसके बाद याद भी करना है। अब चलो देखते हैं, किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 105 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी हमें इस चीज का फार्मूला ये वाला यूज करना है। ठीक, क्षेत्रफल का फार्मूला है 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल इनटू में h यानी ऊंचाई। ठीक, चलो हम डायरेक्ट फार्मूला ही लिखते हैं, 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल। क्या लिखा है कुछ समांतर भुजाओं का योगफल, देखते हैं। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी से 6 सेंटीमीटर अधिक लंबी है, यानी अगर एक इतनी बड़ी है तो दूसरी उससे 6 सेंटीमीटर ज्यादा रहेगी। अगर एक की लंबाई 6 है तो दूसरी उससे 6 ज्यादा यानी 12, जितना पहले वाली रहेगी उसमें 6 जोड़ करके उसका बताना है। तो सर जी पहले वाले तो नहीं पता है, तो सपोज कर लो, मान लो कि पहले वाली x है, पहले वाली x है तो दूसरी वाली कितनी हो जाएगी, x में 6 जोड़ करके बताएंगे। ये पहली वाली भुजा है, ये दूसरी वाली भुजा है, समझ में आ रहा है। कह रहा है कि यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी से 6 सेंटीमीटर अधिक लंबी है, एक छोटी है तो दूसरी उससे लंबी है, कितनी लंबी है, 6 सेंटीमीटर, यानी 6 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो अगर हम पहले वाले को 4 लिखते हैं तो दूसरे वाले 4 धन 6 जोड़ना है उसमें। तो हमें नहीं पता पहले वाली कितनी है, तो हमने पहले वाली को x लिख दिया, तो दूसरी वाली x + 6 हो जाएगी। ठीक है, फार्मूले में समांतर भुजाओं का योगफल होता है, ये दोनों समांतर भुजाएं, फार्मूला कह रहा है इनका योगफल, फार्मूले के हिसाब से हमने प्लस लगा दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, गुणे में ऊंचाई क्या लिखा हुआ है, आगे बोला है तो लंबी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में है। भैया जी ऊंचाई तो दिया नहीं है, ऊपर जाके देखो लिखा हुआ है उसका शीर्ष लंब यानी लंबाई यानी ऊंचाई। ठीक है, अरे भैया देखो इसकी यही चीज होती है ऊंचाई, उसी को बोलते हैं शीर्ष लंब। तो h का मान कितना है, 7 बराबर, इस फार्मूले का आंसर दिया है 105, इसका आंसर दिया है यानी क्षेत्रफल का मान दिया है 105, रख दो यहां पे, बस खत्म हो गया। ये दो नीचे है ऊपर जाएगा, ये गुणे में है भाग में जाएगा, जो नीचे होता है उधर जाता है ऊपर, जो ऊपर होता है वो जाता है नीचे। अब क्या हमारे पास बचा है, देखो एक गधा है यहाँ है, एक गधा है यहाँ है, तो कुल मिला के 2 गधा हो गए, प्लस में 6 बचा हुआ है, 105 गुणे में 2 आएगा क्योंकि ये नीचे है जाएगा ऊपर, और ये ऊपर है आएगा नीचे। हम चाहते तो इधर भी काट सकते थे, लेकिन तब हो सकता है आपको ना समझ में आता, तो आप ऐसे करिए। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 हासिल, 7 पचे 35। ठीक है, अब यहां पर बचा है 2x प्लस में 6 बराबर में 15 दूना 30। इस चचा जान को इधर करो तो 30 - 6 हो जाएगा, यानी 2x बराबर 24। लिख दें, चलो लिख दिए 2x बराबर 24। तो x बराबर 24/2, 2 एकम और यहां से 12, x का मान 12 आया है। x हमने क्या लिया था, छोटी वाली भुजा। ये अगर इस x में यानी 12 में 6 जोड़ेंगे तो बड़ी वाली निकलेगी, x + 6 यानी 12 धन 6, तो बड़ी वाली कितनी हो गई, 18। सही है, छोटी वाली 12 है, बड़ी वाली 18 है। हमसे क्या पूछा है, तो लंबी भुजा की लंबाई यानी बड़की वाली बताओ, बड़की वाली कितनी है भैया, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, मेन ये है, ये जितने भी फार्मूले हैं सब नोट कर लो। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। लिखा हुआ है आधार की 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबवृत्तीय बेलन, बेलन के बारे में बात हो रही। बेलन में 3 चीजें होती है, सबसे पहले उसका फिगर देखते हैं। देखो ये होता है बेलन, बेलन मतलब सिलेंडर, ये सिलेंडर है। यहां पर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम एग्जांपल के तौर पे, जैसे देखो ये मारकर एक बेलन है, देखो यहां पर एक वृत्त बना है, जो वृत्त नीचे है सेम साइज का वृत्त ऊपर भी रहेगा। कोई भी ऐसी चीज जैसे पुलिया उलिया होती है ना, जैसे पाइप वाइप आपने देखा है, पाइप में जितना बड़ा सर्कल नीचे होता है उतना ही बड़ा सर्कल ऊपर भी होता है, तो ये यही चीज है, इसी को बेलन बोलते हैं। ठीक है, अगर इसमें हम सिर्फ किनारे किनारे का एरिया निकालें, मतलब सिर्फ साइड साइड का, ऊपर और नीचे का छोड़ करके, जैसे इसके पहले निकाले थे ऊपर और नीचे का छोड़ करके, अगर साइड साइड का निकालें तो उसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र
पृष्ठ या डायरेक्ट लिख दो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या होता है सर जी? ये फार्मूला होता है 2 पाई आर एच, सही है, जिसमें पाई का मान कुछ भी हो सकता है, चाहे 22/7, चाहे 3.14, आर त्रिज्या है, एच ऊंचाई है, यहां केंद्र होगा, केंद्र से इसकी दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, और यहां से लेकर यहां तक की जो ऊंचाई है उसको एच बोलते हैं, सही है। अगर नीचे वाला एरिया और ऊपर वाला एरिया, यानी इस ढक्कन का एरिया और इस ढक्कन का एरिया, जैसे पहले मिट्टी का तेल आता था, सिलेंडर आता था ना, उसमें देखो मिट्टी का तेल एकदम भरा होता था, ऊपर और नीचे ढक्कन लगा होता था, बहुत बड़ा बड़ा, है ना। तो वही चीज नीचे का एरिया और ऊपर का एरिया अगर मिला दिया जाए, अगर दोनों का एरिया यानी दोनों का क्षेत्रफल मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? तो उसको बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, क्या संपूर्ण में किनारे किनारे नहीं रहेगा क्या? किनारे किनारे वाला भी रहेगा, यानी ये चीज तो रहेगा, ये चीज तो रहेगा। इसमें दोनों ढक्कन का एरिया मिलाओ। अरे भैया ये ढक्कन है, ये सर्कल है, वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, सही है। लेकिन ये तो एक ढक्कन का हुआ सर जी, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, लेकिन हमें तो दोनों मिलाना है, तो 2 से गुणा कर दो, सही है, दोनों ढक्कन का हो जाएगा। तो ये है फार्मूला। लेकिन ऐसे लिखोगे तो बहुत बड़ा रहेगा। इसमें से कुछ चीजें कॉमन ले लो, जैसे 2 देखो कॉमन है, पाई कॉमन है, आर एक बार कॉमन है, तो 2 पाई आर कॉमन ले लो, यहां बचा एच और यहां आर एक बार बचा। तो ये फार्मूला आपको याद करना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर, जहां पर आर त्रिज्या है और एच क्या है? वो ऊंचाई है, सही है। इसमें कितनी जगह है, यानी किसी सिलेंडर में कितनी स्पेस होता है, कितनी जगह होती है, उसमें कितना भूसा भरा जा सकता है, कितना मिट्टी का तेल भरा जा सकता है, वो अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए फार्मूला है आयतन, यानी वॉल्यूम। आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, सही है। तो ये 3 फार्मूला है, नोट कर लो, याद करना है। आगे, आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, यानी आर का मान है 3 सेंटीमीटर, बहुत अच्छी बात है। एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान इतना दिया है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान दिया है तो हम डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 2 पाई आर एच, यानी इस चीज का मान कितना दिया गया है? 94.2। ठीक। बेलन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में है, यानी बेलन का आयतन पूछा है, तो भैया जी बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच, इसका मान हमसे पूछा गया है, इसका मान हमसे पूछा गया है, और हमें सिर्फ आर का मान दिया है। जब आर का मान दिया गया है तो यहां तो रखा जा सकता है, लेकिन एच कहां से लेकर आए? तो एच निकालो पहले, तो एच निकलेगा इससे, यहां से एच निकालो, यहां ले जाके पटक दो, आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं, 2 को रोक लो। इसने खुद बोला है कि पाई का मान 3.14 रखना है, तो पाई का मान 3.14 रखते हैं। वैसे पाई का मान रखो या ना रखो, इस क्वेश्चन में पाई उधर जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, लेकिन रख देते हैं। चलो 3.14, आर का मान है 3 गुणे में एच, इधर सबका हो गया। 2 को नोट किया, पाई का मान रखा, आर का मान रखा, एच को रखा, 94.2। सबको नीचे भेज दो क्योंकि हमें एच चाहिए, तो एच बराबर 94.2, ये ऊपर और इसके तरे रहेगा, यानी नीचे रहेगा 2, ये भी रहेगा, सब गुणे में है ना, सब नीचे जाएंगे। ये एच का मान आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, जो कट रहा है काट लो, लेकिन ये वाला मत काटिएगा। क्यों सर जी? क्योंकि ये इधर ऊपर रहेगा, इधर नीचे रहेगा, डायरेक्ट अपने आप कट जाएगा, क्या जरूरत है यहां काटने की। बाकी जो बच रहा है उसको काट लो। 2 से काट देते हैं पहले, 2 एकम 2, 2 चौक 8, ये 9 है, एक हासिल बच गया, 14 हो गया, 2 सते 14, दशमलव आ गया, तो दशमलव को नोट कर दो। 2 का पहाड़ा 2 में एक बार गया, सही है। 3 से काट दो, देखो कट रहा है कि नहीं? 7 4 11 एक बार, हाँ कट रहा है। 3 का पहाड़ा 4 में एक बार गया, एक हासिल आया, 17 हुआ, 3 बचे 15, हासिल कितना आया? 2, उससे पहले दशमलव है तो नोट कर दो, 21, 3 सते 21, सही है। यानी एच का मान जो आ रहा है वो 15.7 बटे में 3.14,
सही है। देखो पाई का मान हमने कहा था रखो या ना रखो, यही पाई है, रखते हैं। अब इधर पाई का मान 3.14 गुणे आर स्क्वायर, यानी आर को 2 बार लिखना है तो 3 गुणे 3। एच का मान इतनी मेहनत से तो निकाले हैं 15.7 बटे में 3.14। देखो ये ऊपर ये नीचे कट गया, इसलिए कहे थे चाहो तो पाई रख दो, चाहो उसकी वैल्यू रख दो। जैसे हमने वैल्यू से बता दिया, आप पाई ही रखते ना कोई दिक्कत नहीं, तब भी वो कट जाता, चाहे जितना रखते कट जाता। अब हमारे पास जो बचा हुआ है 3 त्रिका 9 और 15.7, बस 9 से गुणा करो, इधर से इकाई की तरफ से है ना, इधर से तो 9 सत्ते 63 हासिल 6 दशमलव लगा दो, 9 पछे 45 6 51 हासिल 5 9 और 5 14, यानी 141.3। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सेकंड वाला 141.3। ठीक है, गुणा करना आता है ना भैया, ऊपर नीचे गुणा कर लो, उसके बाद देख लो दशमलव कहां है। यहां दशमलव के बाद एक प्लेस है, तो आपके आंसर में भी दशमलव के बाद एक प्लेस आना चाहिए, जो कि हमारा आंसर हो गया 141.3। आप क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, लिखा हुआ है यदि 14 12 34 तथा 30 चार संख्याएं हैं, प्रत्येक में x जोड़ा जाए, यानी चारों संख्याओं में x जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। पहले हमारे पास जो संख्या है 14 है, 12 है, 34 और 30 है, सब में x जोड़ना है। तो इसमें जोड़ेंगे तो 14 प्लस x हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो 12 प्लस x हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे 34 प्लस x हो जाएगा, और इसमें जोड़ेंगे 30 प्लस x हो जाएगा। कह रहा है इस प्रकार जो प्राप्त संख्याएं हैं वो समानुपात में है। समानुपात का मतलब होता है, देखो समानुपात, इसका मतलब यह हुआ कि जिसका अनुपात समान हो उसको बोलते हैं समान अनुपात। ठीक है, अब अनुपात कैसे निकालते हैं? अनुपात का मतलब एक संख्या ऊपर एक संख्या नीचे, ये वाली ऊपर तो ये वाली नीचे, सही है। इसका अनुपात 14 प्लस x, ये पहली संख्या है, यानी इसका अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर है, तभी तो बोलेंगे समानुपात। ठीक है, पहले का अनुपात दूसरे से, तीसरे का अनुपात चौथे से, दोनों का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो पहला ऊपर दूसरा नीचे, तीसरा ऊपर चौथा नीचे। ये हो गया, ये अनुपात है, ये अनुपात है, दोनों बराबर हैं, तभी तो बोला है समानुपात है, यानी समान अनुपात में है। तो बस काम खत्म। अब यहां से सबसे पहले हमें x का मान निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि हमसे पूछा है 12x प्लस 9 का क्या मान होगा। तो जब तक x नहीं रहेगा तब तक हम x की वैल्यू यहां कितना पटकेंगे, 12 से गुणा करना है x में ना, तो x नहीं पता है, तो सबसे पहले x निकालो। यहां से लगाना है तिर्यक गुणा। जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो तिर्यक गुणा करते हैं। कैसे गुणा करते हैं भैया? ऊपर वाले का नीचे, नीचे वाले का ऊपर। ऊपर वाले में दो लोग हैं, 14 है x है, यहां पर 30 है x है, तो दोनों लोगों का दोनों लोगों के साथ गुणा होगा। ठीक है, 14 का गुणा 30 में भी होगा, इसमें भी होगा। तो सबसे पहले 14 से करते हैं, 14 का गुणा 30 में तो 420, 14 का गुणा x में तो 14x, अब x का गुणा दोनों में तो 30x, और x का x में तो x स्क्वायर। ये अभी ऊपर वाले का नीचे वाले में हुआ है, बस ऐसे इसका भी करेंगे, काम खत्म। पहले 12 का दोनों में करेंगे, 12 का 34 में करेंगे, कितना आ जाएगा भैया? 12 चौक 48 और 12 तिया 36, 36 4 40, सही है, 12 चौक 48, हाँ सही है। प्लस 12 का x में तो 12x, अब x का दोनों में 34x और x का x में तो x स्क्वायर। x स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, काट दो। और अगर नहीं अच्छा लगा कैसे कटा, तो भैया जी उठा के ले जाओ इधर, ये प्लस में है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तब कट जाएगा। ठीक है, अरे भैया कोई चीज अगर x और माइनस x है तो ये एक गधा प्लस का है, एक गधा माइनस का, दोनों घट गए ना, यानी खत्म हो गए, सही है। तो ये कट गया। अब देखते हैं यहां पर, देखो 14 गधा इधर है, 30 गधा इधर है, तो कुल मिलाकर के हो गया 44 गधा, प्लस में 420 अभी बचा हुआ है, बराबर। यहां देखो 34 और 12 कुल मिलाकर के हो गया 46, और 408 बचा हुआ है। ऐसा करो गधा वाला एक तरफ कर लो, चलो इधर कर लें या उधर कर लें, बात तो वही है।
अगर हम इधर करते हैं तो 44x पहले से है, 46x बाद में आ रहा है। इधर 408 नोट कर लो और इसको बुला लो माइनस में 420। 46 में से 44 निकल गया तो माइनस का 2x, और यहां से 420 में से 408 निकल गया तो माइनस का 12। माइनस माइनस कट गया, 2 नीचे ले जाओ या डायरेक्ट काट दो, सही है। और अगर नहीं समझ में आया तो हम यहां बता दे रहे हैं, अगली बार से ऊपर ही काटेंगे ऐसे ही। x बराबर -12, ये पूरा नीचे जाएगा, माइनस से माइनस शहीद हो गया, 2 1 कम 2, 2 6 12, सही है। तो x का मान निकल आया जिसको हम ढूंढ रहे थे। अभी ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये x का मान है, इसमें ले चलो रखो। 12 गुणे x का मान 6 प्लस में 9, 12 6 72, 72 9 कितना होता है भैया 81। 81 का वर्गमूल कितना होगा 9, यानी आपका उत्तर हो गया 9। और अगर नहीं समझ में आया कैसे वर्गमूल निकाला जाता है तो पहले इसका गुणनखंड कर लो 81 का, 3 से कट रहा है, सही है। जो चीज अंदर यानी रूट के अंदर 2 बार रहेगा वो 1 बार बाहर आएगा। देखो ये 2 बार है तो 1 बार बाहर आएगा, ये 2 बार है तो 1 बार बाहर आएगा, यानी उत्तर आ गया 9, 3 त्रिका 9, सही है। वैसे तो आपको डायरेक्ट याद है, हम उसके लिए बताए हैं जब अगर बड़ी संख्या रहेगी तो, ठीक है। तो यहां से हमने सीखा है कि समानुपात का मतलब होता है अनुपात समान। तो अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, लिखा हुआ निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है। इसमें से आपको बताना है कौन सा सत्य लिखा हुआ है। ये सममित रेखाओं का क्वेश्चन है, यानी सममिति का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है एक समषट्भुज की केवल 4 सममित रेखाएं होती हैं, 10 भुजा वाले एक समबाहुभुज की 10 सममित रेखाएं होती हैं, एक वृत्त की कोई सममित रेखा नहीं होती है, एक कोण की 2 सममित रेखाएं होती है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि सममित रेखाएं किसे कहते हैं। देखो, एक ऐसी रेखा जो किसी भी फिगर को 2 बराबर भागों में बांट सके, एक ऐसी रेखा जो किसी भी फिगर को 2 बराबर भागों में बांट सके और दोनों का आकार एक जैसा लगे, जो दोनों बटे वो एक जैसा लगे, तो उस रेखा को बोलते हैं हम लोग सममित रेखा। जैसे हमारे पास कोई, चलो यही बना देते हैं, ये हार्ट है। अगर आप यहां से लाइन खींचते हो तो ये 2 बराबर भागों में बटा है कि नहीं बटा है उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन हमें ये तो दिखाई दे रहा है कि सर जी ये और ये पता नहीं क्या क्या बन रहा है ना, इसका मतलब इसको बोलते हैं सममित रेखा नहीं है, क्योंकि ये बराबर भागों में नहीं बांट पाई है। अच्छा, अगर ये रेखा ऐसे आई होती तो हाँ, तब देखो एक जैसा पार्ट है ना, एक जैसा पार्ट है, तो इसको बोलते हैं सममित रेखा, इसको बोलते हैं सममित रेखा। जैसे अगर आप शीशे में खड़े हो जाएं ऐसे हाथ फैला करके, तो आपके बीच से अगर कोई रेखा खींची जाए तो वो रेखा सममित रेखा होगी, क्योंकि इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट दोनों समान है ना, सही है। लेकिन अगर यहां से खींचोगे, नहीं भैया, नीचे तो पैर आएगा, ऊपर सर और आ जाएगा, एक जैसा आकार नहीं है, इसलिए उसको सममित रेखा नहीं बोलेंगे। और कोई फिगर, जैसे अगर हमारे पास एक आयत है, यहां से आप बना सकते हो, हाँ बहुत सारी रेखाएं बन सकती हैं। जैसे देखो, अगर हम यहां से खींचते हैं तो जैसा इधर है वैसा इधर है, तो ये एक सममित रेखा हो गई। अगर हम ऐसे खींचते हैं तो जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, वैसा ही नीचे है, तो इसको सममित रेखा बोलेंगे। लेकिन अगर कोई कहेगा सर जी लाओ यहां से मिला देते हैं, नहीं भैया ये सममित रेखा नहीं है। अगर आपको चेक करना है सममित रेखा ना, तो कोई भी शेप बना लो, कोई भी आकार बना लो आप अपने कागज पे बना लो, और जहां से सममित रेखा आपको खींचना है ना, वहीं से कागज को फोल्ड करो। अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए, कोई भी कागज का टुकड़ा बाहर ना निकले, तो समझ जाइएगा वो सममित रेखा है। और अगर बाहर निकल गया तो सममित रेखा नहीं मानी जाएगी। जैसे अगर हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये सारी चीज यहां आके गिरेगी, ऐसे आके गिरेगा, है ना भैया, कहां एक दूसरे के ऊपर आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ इसको सममित रेखा नहीं बोलेंगे। तो इसमें 2 सममित रेखाएं हैं, एक ये है एक ये है, सही है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है ना भैया। जैसे अगर कुछ ऐसा बना दिया जाए, यहां पर ऐसे है और यहां पर ऐसे है। अब कोई कहेगा चलो ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, जैसे इधर निकला है वैसे इधर निकला है। यहां से अगर खींचोगे सममित रेखाएं, हाँ खींची जा सकती है, यहां से खींची जा सकती हैं, लेकिन क्या यहां से खींची जा सकते हैं, नहीं खींची जा सकती, सही है। अब अगर स्क्वायर में देख लिया जाए, स्क्वायर में वर्ग में
तो एक रेखा ये भी सममित रेखा बनेगी, एक रेखा ये भी सममित रेखा बनेगी और एक रेखा ये भी सममित रेखा बनेगी। फोल्ड करके देखोगे एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो उस रेखा को सममित रेखा बोलते हैं जो किसी भी फिगर को दो बराबर भागों में, एक जैसे भागों में बांट सकती है, तो उस रेखा को सममित रेखा बोलते हैं। अब चलो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समषटभुज यानी एक 6 भुजाओं वाली आकृति जिसकी 6 भुजा बराबर, सम है ना इसलिए समान, कि केवल 4 सममित रेखाएं होती हैं। चलो पहले षटभुज बनाते हैं भैया, बनाना मुश्किल है, इक्वल बन जाए तब ना, कोशिश करते हैं, नहीं तो हजम करना पड़ेगा। चलो सपोज कर लो ये बना है, लेकिन एक्चुअल में बना नहीं है। देख लो ये बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा है ना भैया। चलो तुम कम हो जाओ और थोड़ा सा, अब ये बड़ा दिखाई देने लगा। ऐसे ही लगा रहेगा, ये एग्जैक्ट मेजरमेंट हो ही नहीं पाएगा। ये कह रहा है केवल 4 सममित रेखाएं हैं। देखो जैसा इधर है वैसा इधर है, सही है ना। अच्छा सर जी यहां से भी तो खींच सकते हो, जैसा इधर है वैसा इधर है, 2 रेखा हो गई है। यहां से भी तो खींच सकते हो, 3 तो हो गई, 3 हो गई ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखो और है, देखो अगर हम यहां से खींचते हैं ना तो ये भी बनेगी, जैसे इधर है वैसे इधर है, जैसे इधर है वैसे इधर है। ऐसे यहां पर अगर खींचते हो ना तब भी बनेगी, यहां से खींचोगे तब भी बनेगी। तो कुल मिला के 6 रेखाएं, कुल मिला के 6 रेखाएं। अब याद कर लो, याद कर लो, जितनी भुजा की आकृति रहेगी अगर वो समबाहुभुज है, समबाहुभुज है यानी समान भुजा वाले, तो उसकी उतनी सममित रेखाएं हैं। कहां से समझ में आया सर जी? वर्ग से समझ में आया, वर्ग से, क्योंकि ये 4 भुजाओं वाली आकृति है, समान भुजा वाली है, समबाहुभुज है ना। इसका मतलब इसमें एक यहां से गई, एक यहां से गई, एक यहां से गई, एक यहां से गई, 4 हुई। तो 4 वाले में 4 और 6 वाले में 6, 7 वाले में 7, 8 वाले में 8, 9 वाले में 9, 10 वाले में 10, ऐसा होना चाहिए, सही है। तो ये कह रहा है कि एक समषटभुज की केवल 4 नहीं भैया, 6 भुजा है तो 6 वाला होना चाहिए। कौन सा सत्य है? ये तो गलत है। आगे 10 भुजा वाले एक समबाहुभुज की 10 सममित रेखाएं, हाँ ये सही है, सही है। चलो इसमें देखते हैं, एक वृत्त की कोई सममित रेखा नहीं होती। अरे भैया वृत्त की अनंत सममित रेखाएं होती हैं। देखो ये वृत्त है, सपोज कर लो, वैसे बना नहीं है। अरे भैया बड़ी तकलीफ होती है फिगर बनाने में। चलो सपोज कर लो ऐसा ही बना, ठीक है। अगर यहां से लाइन खींचोगे ना, आधा इधर आधा इधर, यहां से खींचोगे ना आधा इधर आधा इधर, यहां से खींचो, यहां से खींचो, यहां से खींचो, यहां से खींचो, चाहे जहां से खींचते चले जाओ, सब सममित रेखाएं हैं, क्योंकि आधा आधा, इसमें कोई दिक्कतें नहीं है। तो इसकी अनंत सममित रेखाएं हैं। याद कर लीजिएगा, वृत्त में अनंत सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। आगे एक कोण की 2 सममित रेखाएं होती हैं। ये गलत है भैया, एक वृत्त की कोई सममित रेखा नहीं होती है, अनंत होती है, तो ये गलत है। एक कोण की 2 सममित रेखा, वैसे तो हमारा आंसर हो चुका है, लेकिन हम पूरा ऑप्शन आपको बता दे रहे हैं ताकि अगली बार अगर पूछा जाए तो आप कर पाओ। आगे बोला है एक कोण की 2 सममित रेखाएं होती हैं। पहले एक कोण बनाते हैं, चलो ये है कोण, कुछ भी है, 60 अंश 50 अंश 90 अंश कुछ भी है, सपोज कर लो। एक कोण की 2 सममित रेखाएं होती हैं। अच्छा कैसे भैया? हम यही जानते हैं कि अगर हम यहां से खींचेंगे, अगर ये 60 अंश का था तो 30 इधर जाएगा, 30 इधर जाएगा, और क्या, दूसरी कहां से आएगी? वो कह रहा है 2 सममित रेखाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक कोण की एक ही सममित रेखा होगी, एक ही सममित रेखा होगी, दूसरी नहीं होगी। दूसरी कहां से खींचोगे? कोई कहेगा सर जी इधर से खींचिए ना। अरे भैया लाइन तो एक ही, चाहे इधर से खींचे चाहे इधर से खींचिए, है ना। कोई कहेगा यहां से खींच दो, नहीं, बाहर कहां है, अंदर कोण बन रहा है, बाहर कहां बनना है, ठीक है। तो इसलिए ये भी गलत है। इसमें जितना बताएगा याद कर लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है एक्स का वह मान जो समीकरण इतने को संतुष्ट करता है। समीकरण को संतुष्ट करने का मतलब यह हुआ कि x की ऐसी वैल्यू, x का ऐसा मान जो यहां पर रखने पर इधर का मान और इधर का मान दोनों बराबर हो जाए। जैसे अगर x के प्लेस पर 1 रख दिया जाए तो इधर का मान और इधर का मान बराबर होना चाहिए। तो x का ऐसा मान जो इसको संतुष्ट करता है, मतलब इधर और इधर दोनों बराबर करता है, ठीक है। वह निम्न समीकरण को भी संतुष्ट करता है। x का ऐसा मान जो इसको भी संतुष्ट करता है और इसमें से भी किसी को संतुष्ट करता है।
अच्छा, जो संतुष्ट करता है उसको निकालना कैसे है? क्या ऐसे सोचेंगे x के प्लेस पे 1 रख दें, 2 रख दें, 3 रख दें? नहीं, ऐसा नहीं है। इस समीकरण को उठाओ, सॉल्व कर दो। चलो उठाएं हम। 10x + 6 + 8 x - 3 5x - 4, इसको सॉल्व कर दो, x का मान आ जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। पहले 10 का गुणा करते हैं दोनों में, तो 10x आ गया, 10 का 6 में तो 60 हो गया, 8 का x में तो 8x माइनस 8 3 24, 5 का 5 में तो 25 और x 7 में है, 5 का 4 में तो 20। x एक तरफ, नंबर एक तरफ। देखो 10 यहां पर है, 8 यहां पे है, कुल मिलाकर 18 का 10 हो गया। 60 में से 24 निकल गया तो 36 बचा। यहां से चलो बुला ही लेते हैं पहले, -25x और ये +20 बराबर में 0। सही है? नहीं समझ में आ रहा है, रहने दो। बराबर में 25x माइनस में 20। 25x को इधर बुला लो, 36 को उधर भेज दो, तो पहले से है 18x, माइनस में आ गया 25x। ये अपने घर में बैठा है और ये मेहमान बन के इधर आ रहा है, तो कपड़ा वपड़ा बदल के आएगा। सही है? अब देखो 25 में से 18 गए तो माइनस का 7 है, 36 और 20 तो कुल मिला के हो गया माइनस का 56, है ना भैया? अरे वही 56, माइनस से माइनस कैंसल, 7 एकम 7, 7 8 56, यानी x का आंसर आया 8। बहुत अच्छी बात है, x का आंसर 8 आया। इसका मतलब अगर x के प्लेस पर 8 रखोगे ना तो इधर का मान बराबर होगा। सही है? अब x का मान 8 आया। एक तरीका यह है कि जैसे आपने इसको सॉल्व किया है, इन चारों को सॉल्व कर लो, चारों को सॉल्व कर लो, जिसमें x का आंसर 8 आ गया, चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें, अगर x का आंसर 8 आ गया तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। सही है? और दूसरा तरीका यह है कि सर जी जब x का मान 8 आ गया है ना, ले चलो पटक देते हैं, देखते हैं जिसमें दोनों तरफ बराबर वही हमारा आंसर। तो चलो पटकते हैं। पहले वाले में देखो, पहले वाले में x का मान 8 पटकते हैं। 8 - 3, 8 - 3 यानी 5, बाहर भी 5 है, 5 × 5 यानी 25, इधर 25 आया। 8 + 5 यानी 13 है भैया। ये और ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये हमारा आंसर गलत है। दूसरा वाला देखो, 8 × 3, 8 × 3 यानी 24, 24 - 5 यानी 19, इस ब्रैकेट का आंसर आया 19। 19 दिया कितना होता है? 57। इधर देखते हैं, 8 दूनी 16, 1 17, अरे भैया फिर नहीं इक्वल आया, इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं है। तीसरा वाला, x का मान कितना है? 8 है ना, तो 8 धन 3 कितना हुआ? 11, 11 दूना 22। बहुत अच्छी बात है। इधर आते हैं, 8 - 5, 8 - 5, 3 आया, 3 × 5 = 15, यहां तक उत्तर आया 15, 15 और 4 19, फिर नहीं बराबर है। इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन नहीं सही है, तो ये वाला सही है। ठीक है? चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको चेक करके बताते रहे, लेकिन करने की कोई जरूरत नहीं। जब 3 गलत हो तो चौथा सही हो जाएगा। चलो चेक कर देते हैं। देखो भैया, 8 - 5, 8 - 5 यानी 3, 3 × 5 = 15, इधर आया। 8 - 3 कितना आया? 5, 5 दूनी 10, यहां तक उत्तर कितना आया? 10, 10 में 5 क्या करना है? जोड़ना है। देखो 15 बराबर 15। सही है? तो एक तरीका ये है, यहां से x का मान निकाल लो, फिर इन लोगों को भी सॉल्व कर लो, देख लो किसी और में भी x का मान 8 आ रहा है, जिसमें आ रहा है वही हमारा आंसर है। एक तरीका ये है कि डायरेक्ट वैल्यू रख दो। ठीक? अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। लिखा हुआ है 11x - 16y + 7a प्राप्त करने के लिए 5y - 13x - 8a में से क्या घटाना चाहिए। देखो अगर हम आपसे पूछें कि 7 रुपए बचाने के लिए 10 में से कितना घटाया जाए, क्वेश्चन यही है। 7 रुपया प्राप्त करने के लिए यानी 7 रुपया बचाने के लिए 10 में से कितना खा जाएं, तो आप कहोगे सर जी 3 रुपया। तो 3 रुपया आया कैसे? इसमें से 7 रुपया घटा दो, यानी जो बाद में है उसको पहले लिखो और जो पहले है उसको बाद में लिखो, उसके बाद घटा दो, यानी माइनस अपनी तरफ से लगा करके उत्तर आ गया 3। सही है? हमने आपसे पूछा कि 7 रुपया बचाने के लिए 10 रुपए में से कितना घटाया जाए, तो आपने कहा 10 में से 7 निकाल दो, खुद ही पता चल जाएगा कितना रुपया है ना। तो 10 में से 7 निकाल दो 3। वैसे ये भी क्वेश्चन है, कह रहा है कि इतना प्राप्त करने के लिए, मतलब इतना इसको बचाना है।
प्राप्त करने के लिए इतने में से क्या घटाना चाहिए, तो ये चीज ऊपर लिख दो, ये चीज नीचे लिख दो, उसके बाद घटा दो। चलो इसको हम ऊपर लिखते हैं 5y माइनस 13x माइनस 8a। नीचे क्या रहेगा 11x। देखो ये प्लस का 11x है, जो भी निशान नहीं रहता है वहां प्लस पढ़ते हैं, तो प्लस का 11 है। और ये माइनस किसका है भैया, ये 16y का माइनस है। ठीक है, अगर कहीं 16y जाएगा तो अपना माइनस लेके जाएगा। चलो घटाने या जोड़ने के लिए हमेशा सजातीय टर्म जोड़ा या घटाया जाता है। तो सजातीय मतलब एक जैसे लोग नीचे ऊपर होने चाहिए। जैसे यहां y है तो इसके नीचे y रखो, यहां x है तो इसके नीचे x। हमेशा वेरिएबल देखते हैं यानी चर देखते हैं। ठीक है, तो जैसे यहां x है यहां y है तो y के नीचे y, x के नीचे x, a वाला a के नीचे। अब लिखना है 11x तो यहां लिख दो प्लस का 11x। लिखना है 16y माइनस का तो इसके नीचे लिख दो माइनस 16y। हमने कहा था जहां कहीं भी 16y जाएगा वो माइनस अपना लेके जाएगा। पहले निशान होता है, फिर नंबर होता है, फिर लेटर होता है, यानी पहले आपका साइन मिलेगा, उसके बाद नंबर, उसके बाद लेटर। सही है। अभी क्या बचा हुआ है 7a। सर जी क्या करना है, घटाना है। घटाना है जब कभी भी अलजबरा में यानी बीजगणित में घटाया जाता है तो हमेशा नीचे वाले का निशान बदल दिया जाता है। नीचे वाले का निशान बदल दिया जाता है। ये माइनस है तो प्लस पढ़ेंगे, ये प्लस है तो माइनस पढ़ेंगे। अगर ये प्लस है तो माइनस, माइनस होता तो प्लस। सही है। अब देखो फर्क क्या पड़ा, अगर आप ये ऊपर रखते ये नीचे रखते तो इसका निशान बदल दिए होते, सब कुछ बेकार हो जाता। तो यही चीज याद रखना है। ठीक है, घटाने का मतलब होता है नीचे वाले का निशान बदल देना। तो ये माइनस अब नहीं पढ़ा जाएगा, ये प्लस पढ़ा जाएगा। ठीक है भैया। चलो देखो ये प्लस का 5 है, ये प्लस का 16 है, तो कुल मिला के 21 हो गया। 5y 16y 21y हो गया। अब ये ना कह दीजिएगा 5y 16y तो 16 या 5 21 ये हो गया। y दो बार y लिखिए, नहीं भैया 5 आम में 10 आम जोड़िए तो क्या 15 आम बोलते हैं, नहीं 15 आम बोला जाता। वैसे ही देखो ये माइनस का 13 है, ये माइनस का 11 है, माइनस 13 माइनस 11 माइनस 24। देख लो इतने से काम तो चल जाना चाहिए। 21y माइनस 24x, 21y, अच्छा यहाँ दोनों में है 21 माइनस 24, ये वाला सही है। ठीक है, दो मैच कर गया। बाकी आपको शौक लगा है तो पूरा हम करके दिखा दे रहे हैं। -8 -7 -15 देखो सही है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, जब भी बीजगणित में घटाना होता है तो नीचे वाले का निशान बदलते हैं। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ये बॉडमॉस रूल पे है, इसका मान पूछा है। सबसे पहले बॉडमॉस होता क्या है वो आपको बता देते हैं। बॉडमॉस बी फॉर ब्रैकेट होता है। ठीक है, ब्रैकेट में सबसे पहले सॉल्व होगा ब्रैकेट, उसके बाद सॉल्व होगा ऑफ, जहां ऑफ लिखा रहता है। ठीक है, OF वो सॉल्व होगा। उसके बाद इसका मतलब तो आप जानते ही होंगे, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन। ये सीरियल वाइज सॉल्व होगा। लेकिन ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं सर जी। ब्रैकेट में ये ऑफ है भैया, OF ऑफ, या हिंदी में लिखा रहता है का। सबसे पहले रेखा ब्रैकेट, उसके बाद ये छोटा वाला, उसके बाद ये मझला और लास्ट में बड़ा वाला। ठीक है, लाइन ब्रैकेट है ये है स्मॉल ब्रैकेट पैरेंथेसिस, और ये है करली ब्रैकेट, और ये है बिग ब्रैकेट। सही है, स्क्वायर ब्रैकेट जिसको बोलते हैं। सबसे पहले सॉल्व करेंगे इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, उसके बाद इसका नंबर, फिर इसका नंबर, फिर इसका नंबर, फिर इसका नंबर, फिर इसका नंबर। ठीक है, ये है थ्योरी। लेकिन आपको तो पता है कैसे सॉल्व होता है, तो कर ही सकते हैं डायरेक्ट। सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट करते हैं। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, चलो देखो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हटाने की कोशिश करते हैं। देखो आराम से, देखो आराम से, हम यही इरेज करके बताते हैं आपको। जब भी छोटे ब्रैकेट के बाहर माइनस रहेगा तो अंदर का साइन बदल जाएगा, और अगर प्लस रहेगा तो नहीं बदलेगा। बदलता क्यों है, क्योंकि माइनस का गुणा हो जाता है, इसलिए चेंज हो जाता है। जैसे देखो इसके बाहर प्लस है तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, इसका मतलब ये रहेगा माइनस। ओपन हो गया, सही है। चलो यहां देखो, यहां पर गुणा है तो गुणा का माइनस में होगा तो माइनस ही रहेगा, इसलिए इसको ऐसे ही रहने दो। यहां पर आगे बढ़ जाओ, जब भी गुणा रहे तो ना ओपन करिए। ठीक है, देखो यहां पर माइनस का गुणा माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस है भैया।
तुम जाओ और प्लस लेकर आओ। चलो पूरा बता दे रहे, नहीं तो कुछ लोगों को हो जाएगी तकलीफ। लो यहां -4, इसको रहने दो क्योंकि ये तकलीफ करेगा, नहीं तो अगर हम इसको हटा देंगे तो दो साइन एक साथ नहीं हो सकते, दो साइन एक साथ नहीं हो सकते। कुछ लोग कहेंगे सर जी तब यही का हटाए दो। अरे भैया ये इंटू में है, गुणे में है, आपने गुणा ही खत्म कर दिया, माइनस लिख दिया, गलत हो जाएगा। तब कुछ लोग कहेंगे माइनस में हटाए दो। अरे भैया प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कैसे बना सकते हैं आप? ठीक है, तो कुछ नहीं हटेगा, कुछ भी नहीं हटेगा। चलो भैया यहां हो गया माइनस की वजह से +3 ब्रैकेट, ये हो गया -3, ये हमने ओपन कर दिया, लेकिन ये नहीं ओपन कर पाएंगे भैया, ये इंटू है। -8, बहुत अच्छे, खुश हो जाओ। आगे +4, -48, ये तो समझा रहे हैं, नहीं तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलो अब थोड़ा जल्दी करते हैं। देखो भाग करना है भैया, -2 आएगा। अरे 4 में 2 का पारा 2 बार गया, माइनस नोट कर दो, 2 बचेगा, काम खत्म। यहां गुणे -3 +3, देखो आराम से, पहले गुणा, माइनस का माइनस में हुआ प्लस, 3 का 7 में तो 21, -8, बहुत अच्छे, +4, माइनस नोट कर दो, 6 का पहाड़ा 48 में 8 बार, काम खत्म। सही है, चलो आगे बढ़ो भैया। इन दोनों गदावों को गुणा करना है तो माइनस का माइनस में प्लस, 2×3 6, बहुत अच्छी बात है। ए भैया ये 3 जोड़ ना दीजिएगा, ये गुणा है, पहले गुणा होगा फिर जुड़ेगा, ठीक है। तो चलो 21 में से 8 गए, 13 ना मेरा, 4 का गुणा 8 में और उसके साथ में प्लस का माइनस में, ये इतना आ गया। आगे देखो 13×3 = 39 लिखा है, 6 + 39, 6 + 39 -32, -32, 39 6 45, -32, उत्तर 13 ना मेरा, आपका आंसर 3 वाला। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 19। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कंपलसरी आपसे पूछा जाता है कि कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है, इस टाइप का क्वेश्चन। देखो भिन्नों ये सब लिखी हुई है, को अवरोही क्रम में निम्न प्रकार से लिखा जाता है। यहां पर पूछा है अवरोही क्रम, अवरोही आरोही होता है ना, अवरोही आरोही 2 क्रम होता है। अवरोही का मतलब यह होता है बड़े से छोटे की तरफ। याद कैसे करना है, छोटा आ से स्टार्ट है, इसका मतलब छोटा करना है, तो बड़ा रहा होगा तो काट काट के छोटा करना है, बड़े से छोटे की तरफ आना है। यानी सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। अगर ये आरोही क्रम होता, आरोही बड़ा आ से होता, तो इसका मतलब बड़ा करना है, बड़ा करना है तो छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, दही बड़ा कर देते हैं ना। चलो लेकिन फिलहाल हमें बड़े से छोटे की तरफ लिखना है। भैया जी इतनी बड़ी बड़ी भिन्न है, 44/49, 33/38, 22/25, 24/29। सबसे अच्छा तरीका, अगर आपको भाग आता है, अगर आपको भाग आता है तो सबसे बेस्ट तरीका है, उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। सबको दशमलव में बदल लो, उसके बाद आंसर ले लो। नहीं आ रहा है तो उसके लिए अभी बाद में देखते हैं, 2-3 मेथड आपको बता देंगे, उससे आपका प्रश्न हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाग अगर आपको आता है ना तो भाग वाला सबसे आसान होता है। चलो हम भाग देते हैं। वैसे अगर इसको भाग देंगे ना तो दशमलव में 8 9 आएगा, इसको भाग देंगे तो दशमलव में 8 6 आएगा, इसको भाग देंगे तो दशमलव में कितना आएगा भैया, 8 8 आएगा, और इसको भाग देंगे तो दशमलव में 8 2 आएगा। ये तो भाग देना हुआ, 49 से भाग देना, 38 से भाग देना, 25 से भाग देना, 29 से भाग देना। याद रखिएगा पॉइंट के बाद 2 प्लेस होना चाहिए, तब कंफर्म होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। तो यहां से पता चल रहा है सबसे बड़ी ये है, इसका मतलब 44/49 सबसे पहले होना चाहिए। तो ये वाला या तो ये वाला, इन दोनों में से एक सही है, ठीक है। आगे कौन सा है सर जी, 22/25, ये वाला सही है। लेकिन सर जी अगर हमें भाग नहीं आता तो क्या करेंगे, तब पहला तरीका सुनो, फर्स्ट मेथड। अगर हर बराबर है, वैसे ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाता है तो बच्चों वाला हो गया,
अगर हर बराबर है, जैसे 2/3 है, 4/3 है, 5/3 है, ऐसा, तो जो ऊपर छोटा लाएगा वो छोटा माना जाएगा, जो ऊपर बड़ा लाएगा वो बड़ा माना जाएगा। यानी इसमें सबसे बड़ा ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है। सही है। दूसरा, अगर अंश बराबर है तब सर जी, अगर अंश बराबर है, जैसे 7/3, 7/9, 7/2 ऐसे लिखा हुआ था, तो अगर ऊपर वाला बराबर है, ऊपर वाला अगर बराबर है तो नीचे जो छोटा है वो सबसे बड़ा माना जाएगा। उल्टा हो गया, एकदम उल्टा, जो छोटा वो सबसे बड़ा माना जाएगा। यानी ये सबसे बड़ा माना जाएगा, फिर ये बड़ा माना जाएगा, और लास्ट में ये दही बड़ा माना जाएगा। सही है। अगर हर बराबर है, नीचे वाला बराबर है, तो ऊपर जो छोटा वो छोटा, जो बड़ा वो बड़ा। लेकिन अगर अंश बराबर है, यानी ऊपर वाला बराबर है, तो नीचे जो छोटा वो बड़ा माना जाएगा, और जो बड़ा वो छोटा माना जाएगा। सही है। सर जी अगर कुछ ना बराबर हो, तो कोई भी बराबर ना हो, तो हम दो फ्रैक्शन की तुलना ऐसे कर सकते हैं, जैसे 2/3 है और 4/5 है, इन दोनों में कौन बड़ा है, इन दोनों में कौन बड़ा है। तो एक तरीका यह है कि तिर्यक गुणा कर दो, 2 का 5 में गुणा कर दो, 2 पंजे 10, और इसी के ऊपर लिख दो। 3 का गुणा 4 में कर दो, 3 चौक 12, इसके ऊपर लिख दो। जिसके ऊपर बड़ा नंबर वो बड़ा, जिसके ऊपर छोटा नंबर वो छोटा है। यानी ये 12 है तो ये वाली बड़ी है और ये वाली छोटी है। सही है। हम तिर्यक गुणा कर देंगे और उसके बाद उसके ऊपर लिख देंगे, जिसके ऊपर छोटा नंबर हो छोटा, जिसके ऊपर बड़ा नंबर हो बड़ा माना जाएगा। लेकिन इसी को हम डिफरेंस मेथड से भी कर सकते हैं, अंतर के नियम से, डिफरेंस मेथड से। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको सीखना जरूरी है। जैसे अगर हमारे पास 2/3, 4/5, 6/7, एक तरीका ये आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर दोनों का अंतर समान है, दोनों का अंतर समान है, देखो अंतर देखो, किसका किसका अंतर सर जी, इन दोनों का अंतर कितने का आ रहा है, 1 का। इन दोनों का अंतर 1 का, इन दोनों का अंतर 1 का, तो अंतर बराबर है, 1 का अंतर, 1 का अंतर, 1 का अंतर। जब अंतर बराबर रहेगा, जब अंतर बराबर रहेगा, तो जिसके नंबर बड़े, जिसके नंबर चाहे ऊपर चाहे नीचे चाहे जहां देख लो, ठीक है, जिसके नंबर बड़े वो बड़ा, और जिसके नंबर छोटे वो छोटा। देख लो, ये 6 है, ये 4 है, ये 2 है, इसका मतलब ये बड़ा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा। सही है, समझ में आ रहा है। अगर अंतर बराबर है तो जिसके नंबर बड़े वो बड़ा माना जाएगा और जिसके नंबर छोटे वो छोटा माना जाएगा। सही है। लेकिन सर जी अगर अंतर बराबर ना हो, जैसे सपोज कर लो यहां पर है 3 और 5 और आगे लिखा हुआ है 5 और 8। सर जी यहां तो अंतर 2 का है, यहां अंतर 3 का है। अब क्या करें, बहुत ही आसान है। सबसे पहले अंतर का एलसीएम ले लो, अंतर का एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम ले लो, कितना आया, 6 आया। बस कुछ मत करो, 2 से इस अंतर से इसमें भाग दो, इस अंतर से इसमें भाग दो, 3 बार गया। कितनी बार, 3 बार। जो 3 आया है ऊपर में गुणा कर दो, 3 त्रिका 9 लिख दो इसे। ठीक है, समझ में आ रहा है, 3 त्रिका 9। अच्छा, इस अंतर से इसमें भाग दो, कितनी बार, 2, 2 का गुणा 5 में 10। कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसका मतलब ये बड़ा माना जाएगा। बस काम खत्म, ऐसे ही करना है। अंतर बराबर हो गया, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब कोई कहेगा सर जी पता नहीं ये सही है कि गलत है, पहले एक बार हम और बता दे रहे हैं। अगर अंतर बराबर नहीं रहेगा तो उन अंतर का एलसीएम लेना है, अंतर से भाग, जितना बचेगा ऊपर गुणा करके यहां लिख देना है। अंतर से भाग, जितना बचेगा ऊपर गुणा करके यहां लिख देना है। तुलना कर लेना, जो बड़ा वो बड़ा, जो छोटा वो छोटा। सही है। अब कोई कहेगा सर जी क्या ये सही आपने बताया है कि नहीं, जैसे आपके पास 3/5 था और 5/8, तो आप चेक कर सकते हैं तिर्यक गुणा करके। देखो 3 8 24, 5 5 25, कौन बड़ा, यही तो बड़ा। सही है। तो यहां तक हमने बहुत सारे मेथड बता दिए, एक हर बराबर वाला, एक अंश बराबर वाला, एक तिर्यक गुणा करने वाला, एक अगर अंतर समान है तो डायरेक्ट देख के बताओ, अंतर अगर समान नहीं है तो अंतर समान कर लो। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर अंतर से देखा जाए तो कैसे होगा, बहुत ही आसान है। सबसे पहले इसको इरेज करते हैं। देखो
हमारे पास लिखा हुआ है 44 बटे में 49, ठीक। 33 बटे में 38, 22 बटे में 25, 24 बटे में 29, ये है। इसका अंतर कितना है सर जी? 5 का। इसका अंतर 5 का, इसका अंतर 5 का। 5 का नहीं है सर जी, 3 का है, सही है। चलो इसका अंतर देखो 5 का, 5 5 5 3। अगर ये भी 5 होता तो हम डायरेक्ट बता दिए होते, लेकिन यही आके बेकार कर दिया है। इसका मतलब एलसीएम लेना पड़ेगा। किसका किसका? 5 5 5 3 का, तो 15 आएगा। कितना आएगा भैया? 15। एलसीएम 15 आएगा। अब क्या करना है? बहुत ही आसान है। इस 5 से इसमें भाग दीजिए, कितना आया? 3। 3 से ऊपर वाले में गुणा करिए। हम डायरेक्ट करते हैं, देखो 3 से गुणा करते हैं। 3 चौक 12, हासिल 1, 3 चौक 12 1 13। आगे बढ़ जाओ, भाग दो। 3 बचा, 3 से ऊपर वाले में गुणा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। बहुत अच्छी बात है। भाग दो, इस बार कितना बचा? 5। 3 से भाग देंगे 15 में तो 5 आया। 5 का गुणा इसमें 22 पंजे 110 होता है। 5 से गुणा करो तो यहां, सॉरी 5 से भाग दो तो 3 बचा, 3 का इसमें 24, 3 72। अब देख लो, जो बड़ा वो बड़ा माना जाएगा। सबसे बड़ा कौन सा है? 132 वाला, यानी ये वाला सबसे बड़ा है। तो सबसे पहले होना चाहिए 44 बटे 49। देख लो 44 बटे 49 सबसे पहले है। उसके बाद इसका नंबर लगना चाहिए 22 बटे 25 का, देखो उसका नंबर लगा है, सही है। इसके बाद 99 और 72 में इसका नंबर लगना चाहिए 33 बटे 38, देखो उसका नंबर लगा है। लास्ट में नन्ना मुन्ना सा 24 बटे 29, ठीक है। तो ये तरीका है और यही वाला याद कर लीजिए, यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। या तो आपको भाग आना चाहिए या तो डिफरेंस को बराबर करना आना चाहिए, ठीक। तो आप क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। लिखा हुआ है निम्न कथनों में से कौन सा कथन पूर्णांकों के लिए सत्य नहीं है? पूर्णांकों के लिए, पूर्णांक आपको पता है 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, यानी 1 2 3 4 5 6 ये सब है पूर्णांक, और एक होता है ऋणात्मक यानी नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5 ये सब होते हैं। 0 भी एक पूर्णांक है, लेकिन ना तो वो पॉजिटिव है, ना ही वो धनात्मक है, ना ही वो ऋणात्मक है, ना ही वो नेगेटिव है, ठीक है। 0 पूर्णांक तो है लेकिन ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ठीक। पूर्णांकों के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा पूछा है गलत है, इसमें कौन सा गलत है? सबसे पहले पहला है गुणन साहचर्य होता है। साहचर्य का मतलब क्या होता है सर जी? साहचर्य, वो भी गुणन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास 3 नंबर है, कोई भी 3 नंबर हम पूर्णांक ले सकते हैं, कोई भी 3 नंबर, जैसे 2 है, 3 है, 5। गुणन है तो बीच में गुणा लगा दो, ये लग गया। इस साइड और इस साइड भी यही रहेगा, लेकिन ब्रैकेट अलग अलग। अगर आप पहले इन दोनों में ब्रैकेट लगाते हैं तो आपको यहां पर इन दोनों में लगाना पड़ेगा। और अगर कोई कह रहा है कि नहीं सर जी हम ऐसा नहीं करते हैं, पहले यहां लगाएंगे, तो आपको इस वाले में यहां लगाना पड़ेगा। तो क्या देखो दोनों का मान बराबर होता है? अगर दोनों का मान बराबर है तो इसका मतलब गुणन साहचर्य होता है, ठीक है। अरे भैया 3 पचे 15 दूना 30, 2 तिहाई 6 पंजे 30, इसका उत्तर इसके उत्तर के बराबर होगा, इसका मतलब गुणन साहचर्य होता है। ये सही बोल रहा है, ये सही बोल रहा है, लेकिन वो क्या कह रहा है? गलत वाला बताओ, सही वाला ना बताओ, गलत वाला बताओ। तो ये सही बोल रहा है, देख लो ये जमाना आ गया है कि जो सही बोल रहा है वो गलत माना जा रहा है, ठीक। आगे भाग कर्म विनिमय है, ये क्या होता है कर्म विनिमय? तो इसके नेम में ही छुपा हुआ है कर्म। कर्म विनिमय का मतलब होता है आगे पीछे पलट करके, जैसे, और वो भी भाग है ना, जैसे 8 भागे 4, और इस बार पलट दो 4 भागे 8। भाग कर्म विनिमय है, यानी इधर का मान इधर के मान के बराबर है। इसके हिसाब से देखते हैं, अरे भैया इसको भाग दोगे तो उत्तर 2 आएगा, इसको भाग दोगे तो 0.5 आएगा, और दशमलव तो पूर्णांक नहीं है। पहली बात तो दोनों बराबर नहीं है भैया, दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब भाग कर्म विनिमय नहीं है, ये कह रहा है। इसका मतलब ये झूठ बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। तो वही जमाना चल रहा है, गलत वाले को सही माना जा रहा है। लो सही है, सही है। तो
तो ये वाला सही हो गया। ठीक है भैया, चलो दो और है, उसको चेक कर लेते हैं क्या मतलब होता है। गुणनात्मक तत्समक का मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी एक ऐसा नंबर जिसको किसी भी संख्या में गुणा करने पर सेम वही संख्या आए। एक ऐसी संख्या जिसको किसी भी संख्या से गुणा करने पर सेम वही संख्या आए, तो उसको बोलते हैं गुणनात्मक तत्समक। ठीक, अब देखो एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी संख्या है जिसको किसी भी संख्या से आप गुणा करो। चलो 9 से गुणा करोगे तो उत्तर 9 आएगा, 10 से गुणा करोगे तो उत्तर 10 आएगा। देखो 9 से किए तो 9 आया, 10 से किए तो 10 आया। हमने तो वही बोला है, एक ऐसी संख्या जिसको किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो वही संख्या आएगी। देख लो 9 से किया तो 9 आया, 10 से करेंगे 10 आएगा, 50 से करेंगे 50 आएगा, और 20,000 से करेंगे 20,000 आएगा। जितने से करोगे इतना आएगा। तो ऐसी इस एक को बोला गया है गुणनात्मक तत्समक। तो यानी ये गुणनात्मक तत्समक है, यानी ये सही बोल रहा है, तो जमाना उल्टा चल रहा है, सही वाले को गलत मानो। आगे, व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है। व्यवकलन का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटाव। चलो 5 - 4, क्रम विनिमय यानी पलट दो। क्या भैया इधर का मान इधर के मान के बराबर आ रहा है, इधर से उत्तर 1 इधर से उत्तर -1, दोनों बराबर नहीं है। तो वही तो वो भी बोल रहा है व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है। इसका मतलब ये सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, जमाना उल्टा चल रहा है, सही वाले को गलत माना जान रहा है। ठीक है, चलो भैया इसका मतलब ये वाला सही है। हमने पूरा आपको समझाने की कोशिश किया है कि साहचर्य होता क्या है, क्रम विनिमय क्या होता है, गुणात्मक तत्समक क्या होता है, सब चीजें आपको बता दी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। बस आप मेहनत से देखते रहिए, सोल्यूशन देखते रहिए, और जो चीज नोट कराया जाता है उसको नोट करते रहिए। आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।